दोस्तों ये एनिमे काफ़ी खतरनाक होने वाला है तो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत हमारे मेन कैरेक्टर गांटा से होती है, जो डेड मैन वंडरलैंड नाम की एक जेल का एडवर्टाइजमेंट देख रहा होता है। तभी उसकी दोस्त मिमी वहां आती है और उससे पूछती है कि वो क्या कर रहा है। गांटा बताता है कि वो एक ऐसी जेल के बारे में देख रहा है जो हाल ही में खुली है और बहुत जल्द उनका स्कूल सभी बच्चों को वहां विजिट पर ले जाने वाला है। ये सुनकर मिमी हैरानी से पूछती है कि आखिर कौन सा स्कूल बच्चों को जेल दिखाने ले जाता है। इस पर गांटा बताता है कि ये जेल बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसे एक अम्यूजमेंट पार्क की तरह डिजाइन किया गया है। उसका मानना है कि लोग इस जेल को देखने जरूर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने आज तक ऐसी जेल नहीं देखी होगी। इसी दौरान गांटा का एक और दोस्त वहां आ जाता है और तीनों आपस में बात करने लगते हैं कि उन्होंने कल क्या किया और आगे क्या करने वाले हैं। तभी अचानक बेल बज जाती है और सभी अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। लेकिन तभी गांटा का ध्यान खिड़की की तरफ जाता है। वो देखता है कि वहां एक आदमी खड़ा है। इससे पहले कि गांटा अपने दोस्तों को उसके बारे में कुछ समझा पाता, वो आदमी अचानक क्लासरूम पर हमला कर देता है। इसी दौरान गांटा बेहोश हो जाता है। जब गांटा को होश आता है तो वो देखता है कि उसके हाथों और कपड़ों पर खून लगा हुआ है। वो घबराकर मिमी से पूछता है कि आखिर हुआ क्या, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि मिमी मर चुकी है। वो आदमी जिसे गांटा ने पहले खिड़की पर देखा था, मिमी का कटा हुआ सिर अपने हाथ में पकड़े हुए था। इसके बाद वो आदमी गांटा पर भी हमला करता है, लेकिन उसकी जान नहीं लेता। वो उसकी छाती पर हमला करके उसे फिर से बेहोश कर देता है। जब गांटा दोबारा होश में आता है तो वो खुद को अस्पताल में पाता है। वहीं पुलिस भी पहुंच जाती है और गांटा को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस गांटा से कहती है कि उसी ने अपने सभी क्लासमेट्स की हत्या की है। ये सुनकर गांटा पूरी तरह हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। लेकिन पुलिस को लगता है कि उस नरसंहार में सिर्फ गांटा ही बचा है, इसलिए वही दोषी है। यहाँ एनिमे ये दिखाने की कोशिश करता है कि कई बार बड़ी घटना में अगर कोई बच जाए तो उसी को अपराधी मान लिया जाता है। इसके बाद एक लॉयर आता है जो गांटा को अपने साथ ले जाता है। रास्ते में गांटा उसे बताता है कि उनके क्लासरूम पर हमला एक आदमी ने किया था, जो 3rd फ्लोर के बाहर हवा में उड़ रहा था और उसने लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे। लेकिन कोई भी उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। गांटा ये साबित करने की कोशिश करता है कि उसे भी चोट लगी थी और वो अपनी छाती की तरफ इशारा करता है, लेकिन उसे वहां कोई निशान दिखाई नहीं देता। ये देखकर लॉयर को लगता है कि गांटा अभी भी गहरे सदमे में है। वो गांटा को समझाता है कि चिंता मत करो, वो उसकी मदद करेगा ताकि वो इस हालत से बाहर निकल सके। लेकिन कोर्ट रूम में जज फैसला सुनाते हैं कि गांटा को जेल भेजा जाएगा, जहां उसे फांसी की सजा दी जाएगी। गांटा इस फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं होता और बार बार यही कहता रहता है कि उसकी कोई गलती नहीं है। तभी वहां कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ पहुंच जाते हैं और गुस्से में आकर गांटा को बुरी तरह पीटना शुरू कर देते हैं। इसी बीच मिमी के पिता भी वहां आ जाते हैं और वो भी लगातार गांटा पर हमला करने लगते हैं। इसी दौरान मिमी के पिता का फोन नीचे गिर जाता है और अचानक उसमें एक वीडियो चलने लगता है। उस वीडियो में दिखाया जाता है कि गांटा अपने लॉयर से बात कर रहा होता है और उसे बता रहा होता है कि ये सब उसी ने किया है। गांटा कहता है कि उसे पहले से पता था कि उसकी उम्र अभी 18 साल से कम है, इसलिए कोई भी उसकी बात पर शक नहीं करेगा और सब उसे इनोसेंट ही समझेंगे। इसी वजह से उसने पहले अपने सभी दोस्तों की जान ले ली और फिर जिस हथियार से उसने ये सब किया था उसे कहीं छुपा दिया। ये वीडियो देखकर गांटा खुद भी समझ जाता है कि उसे पूरी तरह फंसाया जा रहा है, लेकिन अब उसकी बात पर कोई भी भरोसा करने को तैयार नहीं होता। हालात ऐसे बन जाते हैं कि गांटा को जेल जाना ही पड़ता है। इसके बाद कहानी डेड मैन वंडरलैंड के अंदर शिफ्ट होती है, जहां हम एक लड़की को देखते हैं जिसने सफेद रंग का कॉस्ट्यूम पहना हुआ होता है। वो लड़की गाना गा रही होती है और अचानक उसे एहसास होता है कि बहुत जल्द गांटा यहाँ आने वाला है। वो मुस्कुराते हुए कहती है कि वे दोनों बहुत जल्द मिलेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि गांटा को डेड मैन वंडरलैंड के अंदर भेज दिया जाता है। यहाँ बताया जाता है कि कई साल पहले टोक्यो में एक भयानक अर्थक्वेक आया था, जिसकी वजह से जापान की इकोनॉमी पूरी तरह से गिर गई थी। अपनी इकोनॉमी को दोबारा खड़ा करने के लिए जापान ने एक अनोखा तरीका निकाला। उन्होंने डेड मैन वंडरलैंड नाम की एक ऐसी जेल बनाई जहां लोग घूमने आ सकते थे। एक ऐसा जेल जिसे अम्यूजमेंट पार्क की तरह डिजाइन किया गया था। जैसे ही लोगों को इस जेल के बारे में पता चलता है, दूर दूर से लोग इसे देखने आने लगते हैं, जिससे जापान का रेवेन्यू तेजी से बढ़ने लगता है। ये एक प्राइवेट जेल होती है। जैसे ही गांटा इस जेल के अंदर एंटर करता है, उसे तुरंत वहां की यूनिफॉर्म पहना दी जाती है। इसके बाद वहां एक वार्डन आती है जिसका नाम मकीना होता है। मकीना गांटा और बाकी सभी कैदियों को सख्त लहजे में समझाती है कि ध्यान से उसकी बात सुन लें, क्योंकि ये कोई आम जेल नहीं है। वो बताती है कि ये एक ऐसी जेल है जहां कैदियों से तरह तरह के करतब करवाए जाते हैं ताकि लोग यहाँ आएं और खूब पैसा खर्च करें। इसलिए जैसा भी उन्हें कहा जाएगा, सभी कैदियों को बिना सवाल किए वही करना होगा। और ऊपर से उसके गले में एक ऐसा डिवाइस बांध दिया जाता है जिसकी मदद से कभी भी उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिया जा सकता है अगर वो यहाँ से भागने की कोशिश करे। इतना ही नहीं, उस डिवाइस के अंदर एक ट्रैकर भी लगा होता है ताकि भागने का ख्याल भी कोई न करे। इसी दौरान एक दूसरा कैदी वहाँ से गुजरता है और गलती से गांटा से टकरा जाता है। इसके बाद वो गांटा का सारा सामान वापस करते हुए उससे माफ़ी मांगता है। तभी मकीना बीच में बोलती है कि उसने गांटा का सामान चुराया था और उसे तुरंत वापस करे।
ये सुनकर वो कैदी कहता है कि उसे नहीं पता वो किस बारे में बात कर रही है। तभी मकीना अपनी तलवार से उसकी बॉडी पर एक कट लगा देती है। इसके बाद तुरंत मेडिकल टीम को बुलाया जाता है ताकि उस कैदी का इलाज किया जा सके। लेकिन मकीना उसके सिर पर पैर रखते हुए सख्त लहजे में कहती है कि कोई भी यहाँ से भाग नहीं सकता और कभी कोशिश भी न करे। इसके बाद हम लॉयर को देखते हैं जो मकीना से मिलने आता है। मुलाकात के दौरान वो कहता है कि गांटा का एग्जीक्यूशन जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। ये सुनकर मकीना को समझ नहीं आता कि लॉयर इतनी जल्दी क्यों दिखा रहा है, क्योंकि गांटा की मौत तो तय है, आज नहीं तो कल उसे मरना ही है। इस पर लॉयर बस इतना कहता है कि उसे जल्दी काम निपटाने की आदत है। आगे हम गांटा को डेड मैन वंडरलैंड के अंदर काम करते हुए देखते हैं। काम के दौरान वो अपने दोस्तों के बारे में सोचता है और ये याद करते करते उसे लगने लगता है कि काश वो भी अपने दोस्तों के साथ ही मर गया होता। तभी वही लड़की जिसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था गांटा के सामने आ जाती है और उससे कहती है कि अगर वो मरना चाहता है तो वो उसकी मदद कर सकती है। जैसे ही वो लड़की गांटा पर हमला करना शुरू करती है, गांटा खुद को बचाने की पूरी कोशिश करता है। आखिर में वो लड़की कहती है, देखा, तुम मरना नहीं चाहते, सिर्फ कह रहे हो, लेकिन तुम्हारी बॉडी मरना नहीं चाहती। ये सुनते ही गांटा उसे ध्यान से देखने लगता है और उसे कहीं ना कहीं अपनी दोस्त मीमी की याद आने लगती है। गांटा उस लड़की से उसका नाम पूछता है, लेकिन वो अपना नाम नहीं बताती। वो कहती है कि वो और गांटा अच्छे दोस्त बन सकते हैं और ये भी कहती है कि उसे गांटा का नाम पहले से पता है। ये सुनकर गांटा सोच में पड़ जाता है कि आखिर इस लड़की को उसका नाम कैसे पता। तभी वो लड़की कहती है कि उसे भरोसा है कि गांटा ने अपने दोस्तों की जान नहीं ली होगी। दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि बाकी कैदी भी वहां आ जाते हैं। उन्हें पता होता है कि गांटा पर क्या आरोप हैं, इसलिए वो फैसला करते हैं कि वो उसे सबक सिखाएंगे। हालांकि वो लड़की लगातार गांटा को बचाने की कोशिश करती रहती है, लेकिन थोड़ी देर बाद एक दूसरा कैदी पीछे से आकर उसके सिर पर वार कर देता है, जिससे वो लड़की बेहोश हो जाती है। इसके बाद गांटा उस लड़की को बचाने का फैसला करता है, लेकिन हालात ऐसे बन जाते हैं कि खुद गांटा ही बड़ी मुसीबत में फंसता हुआ दिखाई देता है। इसी बीच कहानी हमें लॉयर के एक और सीन की तरफ ले जाती है, जहाँ पे लॉयर ये बात बताता है कि मुझे पता है कि गांटा बेगुनाह है और गांटा ने किस आदमी को देखा था। अब यहाँ पे गांटा जब लगातार पिट रहा होता है तभी उसके सीने में दर्द होता है। तभी गांटा का ध्यान इस बात पे भी जाता है कि अचानक से बिल्डिंग के ऊपर ब्लास्ट हुआ है और उसकी वजह से ऊपर का जो स्ट्रक्चर है वो नीचे गिर रहा है। अब यहाँ पे गांटा तुरंत ही उस लड़की के पास पहुंच जाता है और फिर डिसाइड करता है कि वो लड़की को बचाएगा। न केवल इतना ही, गांटा यहाँ पे ये भी डिसाइड करता है कि उसे उस आदमी से बदला लेना होगा जिसने उसकी पूरी क्लास की जान ले ली। अब यहाँ पे गांटा का जो सीने में दर्द लगातार हो रहा था वो अचानक से उसकी पावर बन जाती है और उस पावर की मदद से जो स्ट्रक्चर उसके ऊपर गिर रही थी वो उसको तोड़ देता है। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वंडरलैंड के अंदर में एक कैदी दूसरे कैदी की जान लेने वाला है और जो कैदी दूसरे कैदी की जान लेने वाला है उसको डेथ पेनल्टी दी गई है। यहाँ पे मकीना भी आ जाती है और लगातार उस कैदी को समझा रही होती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तब वो कैदी बोलता है कि मुझे वो कैंडी चाहिए। यहाँ पे मकीना बोलती है कि तुम्हारी ज़िंदगी अब ज़्यादा बची नहीं है तो तुम्हें कैंडी दे के कोई फ़ायदा नहीं है। और तभी उस कैदी का जो कॉलर था वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसके बाद उस कैदी के आँख और मुंह से खून निकलने लगता है और उस कैदी की जान चली जाती है। और फिर हमें पता चलता है कि यहाँ पे जितने भी कैदी हैं उन सभी लोगों को एक कैंडी दी जाती है, एक स्पेशल तरह की कैंडी जो केवल यहाँ पे बनाई जाती है और ये कैंडी हर एक कैदी को खानी पड़ेगी। अब यहाँ पे हम गांटा को देखते हैं जिसकी जान बच जाती है। वो यही सोच रहा होता है कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं उस लड़की को जो नींद में होती है। फिर वो लड़की उठने के बाद अपना नाम बताती है और बोलती है कि मेरा नाम सीरो है। और यहाँ पे सीरो गांटा को देख के खुश हो जाती है क्योंकि गांटा ने यहाँ पे उसकी जान बचाई है। फिर दोनों डिसाइड करते हैं कि दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बनेंगे। फिर उसी दिन शाम में जब मकीना इस पूरे दुर्घटना को देख रही होती है कंप्यूटर स्क्रीन पे, तब उसे पता चलता है कि बिल्डिंग का स्ट्रक्चर अपने आप नहीं गिरा था, उसे गिराया गया था और ऐसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि लॉयर था। यहाँ पे मकीना का ध्यान इस बात पे भी जाता है कि घंटा के पास ऐसी कौन सी पावर है जिसकी मदद से उसने अपनी और उस लड़की की जान बचा ली और वहीं पे बाकी तीनों कैदियों की जान चली गई है। अब यहाँ पे हम देखते हैं घंटा को जो कि मेडिकल रूम के अंदर आया था। तब यहाँ पे डॉक्टर उससे सबसे पहला सवाल यही पूछती है कि क्या तुमने अपनी कैंडी खा ली, लेकिन यहाँ पे घंटा बोलता कि मुझे इसके बारे में नहीं पता। और तभी हम उस लड़के को देखते हैं जो कि पहले घंटा से टकरा गया था। फिर यहाँ पे ये लड़का बताता है कि मैंने जानबूझ के तुम्हारी कैंडी अपने पास रख ली थी और यही कारण है कि मकीना ने इसके ऊपर हमला किया था। यहाँ पे ये लड़का ये भी बताता है घंटा को कि ये जगह एक नर्क से
कम नहीं है। अगर तुम्हें यहाँ पे जिंदा रहना है तो तुम्हें इनकी हर बात माननी पड़ेगी, चाहे वो कितना ही खराब क्यों ना हो। तभी यहाँ पे सिरो भी आ जाती है और वो फिर गेंटा को रिक्वेस्ट करती है कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं खेलते। और यहाँ पे इस आदमी को ऐसा लगता है कि सिरो का कहने का मतलब ये है कि तुम डॉग रेस में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते। ये एक ऐसा रेस है जिसके अंदर सारे कैदी मिलकर के खेलते हैं और इसे ऑर्गेनाइज करवाया जाता है यहाँ के लोगों के द्वारा। और अगर तुम इस रेस में जीत जाते हो तो तुम्हें अच्छे खासे पैसे दिए जाएंगे, लेकिन वो पैसे तुम्हें एक कार्ड के अंदर ट्रांसफर करके दिए जाएंगे जो केवल तुम यहाँ प्रिजन में ही इस्तेमाल कर सकते हो। उन पैसों की मदद से तुम चाहो तो अच्छा खाना खरीद सकते हो अपने लिए, और ऊपर से जो भी चीज़ तुम्हें पसंद है वो ले सकते हो। ना केवल इतना ही, बल्कि उन पैसों की मदद से तुम अपनी सज़ा भी कम करवा सकते हो। अब यहाँ पे गेंटा को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो उसको ऐसा लगता है कि उसको इस रेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए, और अगर वो जीत जाएगा तो अच्छे पैसों से वो अच्छा खाना खा सकता है। और यहाँ पे सिरो भी लगातार सपोर्ट कर रही थी गेंटा को और बोलती है कि तुम्हें इस रेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए। लेकिन रास्ते में ही मकीना मिलती है गेंटा को, और वो यहाँ पे गेंटा को बोलती है कि तुम्हें इस रेस में पार्टिसिपेट करने से पहले इनके रूल्स अच्छे से जान लेने चाहिए। अब यहाँ पे ये लड़का तमाकी को कॉल करता है। तमाकी कोई और नहीं बल्कि वही लॉयर है, और यहाँ पे वो लॉयर को बताता है कि गेंटा इस रेस में पार्टिसिपेट कर रहा है। और यहाँ लॉकर रूम में हम गेंटा को देखते हैं जो कि इस रेस के सभी रूल्स को पढ़ रहा होता है। तभी वो लड़का वहाँ पे आता है और बोलता है कि मेरा नाम यू है, और इसके बाद ये दोनों भी आपस में वादा करते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बनेंगे। लेकिन तभी वहाँ पे कुजूजी आ जाता है। ये एक ऐसा कैदी है जिससे हर कोई कैदी डरता है, क्योंकि यहाँ पे सभी कैदियों को ऐसा लगता है कि अगर ये कैदी पार्टिसिपेट करेगा रेस में तो वो लोग हार जाएंगे, क्योंकि कुजूजी टैकंडो में बहुत ही अच्छा है और कोई भी उसके साथ फाइट नहीं करना चाहता। और कुजूजी यहाँ पे इसलिए आ गया था क्योंकि उसने एक लड़की से नंबर मांगा था किसी हीरोइन का, लेकिन उस लड़की ने देने से मना कर दिया, और उसके बाद कुजूजी ने उस लड़की के साथ मारापीटी की, जिसके बाद कुजूजी को इस जेल के अंदर भेज दिया गया। और उसके बाद ये जाकर के गेंटा के ऊपर हमला करता है और बोलता है कि तुमने मेरे सामने सिर क्यों नहीं झुकाया। इसके अलावा ये यो के ऊपर भी हमला कर देता है और यहाँ पे सभी कैदियों से बोलता है कि तुम में से कोई भी इस रेस में से अपना नाम वापस नहीं लेगा, क्योंकि अगर तुम लोगों ने ऐसा किया तो ये रेस कैंसिल हो जाएगी, जो कि मैं नहीं चाहता, क्योंकि मैं इस रेस को जीतूंगा और सारा प्राइज मनी अपने पास रख लूंगा। और इतना बोलने के बाद ये फिर से गेंटा के ऊपर हमला कर देता है और लगातार उसे पीटने लगता है। तभी वहाँ पे सिरो भी आ जाती है और वो गेंटा से बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए पेस्ट्री लेकर के आई हूँ। लेकिन जब वो गेंटा के पास जा रही होती है तो गलती से उसका पाँव कुजूजी के ऊपर आ जाता है। अब यहाँ पे कुजूजी गुस्सा हो जाता है और वो तुरंत ही एक पंच मारने वाला था सिरो को, लेकिन तुरंत ही वहाँ पे मकीना आ जाती है और उसको ऐसा करने से रोकती है। और यहाँ पे मकीना कुजूजी के बॉडी के ऊपर एक छोटा सा कट भी लगाती है और उसको वार्निंग देती है कि अगली बार से ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं यो को, जिसको बहुत ज़्यादा चोट लगी होती है, तो वो इस रेस से बाहर हो जाता है। और यहाँ पे सिरो लगातार कोशिश कर रही होती है गेंटा को पेस्ट्री देने की, लेकिन गेंटा उसे खाने से मना कर देता है और बोलता है कि अभी मुझे पढ़ना होगा कि रूल बुक के अंदर क्या क्या लिखा है। और फिर यहाँ पे गेंटा को पता चलता है कि जो इनके गले में कॉलर है वो लगातार इनकी बॉडी में केमिकल को इंजेक्ट करता रहता है, यानी कि एक पॉइजन को, और उस पॉइजन का एंटीडोट उस कैंडी के अंदर होता है। इसलिए हर कैदी को लगातार वो कैंडी खानी पड़ती है, और अगर कोई कैदी वो कैंडी 3 दिन तक नहीं खाता तो उसकी जान चली जाएगी। लेकिन फ़र्क इतना है कि वो कैंडी इतना ज़्यादा महंगा है कि हर कैंडी को पाने के लिए तुम्हें लगातार रेस करना होगा। और इसके बाद गेंटा समझ जाता है कि उसे हर रेस को जीतना होगा, और खासकर आज का रेस उसे जीतना होगा, क्योंकि अगर वो हार जाता है तो वो कैंडी नहीं खा पाएगा। अब यहाँ पे लॉयर को भी पता चल जाता है कि गेंटा इस रेस में पार्टिसिपेट करने वाला है, इसलिए वो इस गेम को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बना देता है गेंटा के लिए। यहाँ पे लॉयर को ये बात भी पता होती है कि इस गेम के अंदर काफ़ी सारे प्रिजनर मर जाएंगे, इसलिए वो अपने हाउस कीपिंग स्टाफ को पहले ही बोल देता है कि जैसे ही कोई मरे तुरंत ही उस जगह को साफ कर दिया जाए। और खासकर यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे भी आने वाले हैं इस शो को देखने के लिए, तो सबको ऐसा लगना चाहिए कि ये सिर्फ एक नाटक है। अब यहाँ पे जैसे ही रेस स्टार्ट हो जाती है तो इनका सबसे पहला ऑब्स्टिकल ये होता है कि इन्हें ब्लेड से बचते हुए दूसरी तरफ जाना है। यहाँ पे काफ़ी सारे कैदी अपनी जान गंवा देते हैं ब्लेड के बीच में आके, और अगर कोई भी कैदी यहाँ से भागने की कोशिश करता है तो उसे गोली मार दी जाती है। अब यहाँ पे जितने भी ऑडियंस होती है उन सबको ऐसा लगता है कि ये सब स्पेशल इफेक्ट है, यानी कि ये सब रियल में नहीं हो रहा, लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ये चीज़ रियल में भी होती, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इन कैदियों के साथ यही होना चाहिए। अब इसके बाद दूसरा ऑब्स्टिकल होता है बंजी जंपिंग, जहाँ पे इन्हें एक रस्सी चुननी है और उसके साथ इन्हें कूदना होगा। लेकिन अगर इन्होंने गलत रस्सी चुनी तो ये लोग डायरेक्ट ज़मीन के ऊपर गिरेंगे। अब यहाँ पे सीरो बोलती है गेंटा से कि मैं भी तुम्हारे साथ कूदूंगी। अब यहाँ पे गेंटा की किस्मत अच्छी थी कि उसे छोटी रस्सी मिली, जिसकी मदद से वो ज़मीन से टकराने से बच गया। लेकिन वहीं पे सीरो को बड़ी रस्सी मिली, लेकिन उसके बावजूद भी सीरो ने अपनी जान बचा ली। अब इसके बाद तीसरा राउंड स्टार्ट होता है, जहाँ पे सभी कैदियों को एक स्ट्रेट लाइन में भागते रहना होगा और उनके ऊपर काफ़ी सारे तीर छोड़े जाएंगे। उन्हें इस तीर से बचते हुए आगे बढ़ते रहना है, लेकिन इस रास्ते में काफ़ी सारे गड्ढे हैं और उन गड्ढे के अंदर अगर कोई भी कैदी गिर जाता है तो उसे बिजली का झटका दिया जाएगा। यहाँ पे कुजूजी अपने ही आदमियों का इस्तेमाल करता है ताकि वो तीरों से बच जाए और आगे बढ़ जाए। अब यहाँ पे हम देखते हैं गेंटा को, जो लगातार सीरो की मदद ले रहा होता है आगे बढ़ने के लिए। अब इसके बाद चौथा राउंड स्टार्ट होता है, जहाँ पे रास्ते में इन्हें काफ़ी सारे बैलून दिख रहे हैं और इन बैलून के ऊपर कूदते हुए इन्हें आगे तक जाना है। लेकिन अगर किसी भी गलत बैलून के ऊपर कूदा गया तो तुम सीधा एसिड से भरे हुए पानी के अंदर गिर जाओगे। लेकिन यहाँ पे गेंटा इस राउंड को भी पार कर लेता है, क्योंकि वो लगातार सीरो की मदद ले रहा है
और यहाँ पे सीरो भी लगातार गैंटा की मदद कर रही होती है। अब यहाँ पे सीरो गैंटा को एक और बात ये बताती है कि कभी भी रूल को फॉलो मत करना, क्योंकि अगर तुम रूल के अकॉर्डिंग चलोगे तो तुम मार दिए जाओगे और तुम्हारे मरने से यहाँ पे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए खुद का रूल बनाओ और देखो तुम्हारे सामने कैसी सिचुएशन है। और उसके बाद गैंटा लगातार सीरो की मदद लेता रहता है और यहाँ पे सीरो भी लगातार गैंटा की मदद कर रही होती है और इसकी मदद से ये लोग काफ़ी सारे ऑब्स्टेकल को पार करके फाइनल राउंड तक पहुंच जाते हैं। और फाइनल राउंड में गैंटा और कुजूजी का मुकाबला होने वाला है। यहाँ पे कुजूजी बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ तक पहुंच पाओगे, लेकिन अगर तुम यहाँ तक पहुंचे हो तो इसका मतलब ये है कि तुम भी बहुत ताकतवर हो। तो इस वाले राउंड में एक बॉल उछाली जाएगी और दोनों कैंडिडेट कोशिश करेंगे कि वो बॉल उनके हाथ में आ जाए और उसके बाद उन कैंडिडेट को अपने पास बॉल लेकर के लगातार दौड़ते रहना होगा, क्योंकि जो फ्लोर है वो लगातार टूटता रहेगा और आखिरी में जो भी बचेगा कैंडिडेट वही इस गेम को जीतेगा। अब यहाँ पे गैंटा के पास बॉल होती है और वो लगातार इधर उधर दौड़ रहा होता है। अब यहाँ पे काफ़ी सारे फ्लोर नीचे गिर जाते हैं, लेकिन दोनों ही आखिरी में एक फ्लोर के ऊपर आ जाते हैं। और यहाँ पे कुजूजी लगातार चिढ़ा रहा होता है, या फिर आप बोल सकते हैं उसको टॉन्ट मारता है कि तुमने अपने ही दोस्तों की जान ले ली, तुम एक मास मर्डरर हो। लेकिन यहाँ पे गैंटा को गुस्सा आ जाता है और वो बॉल उसके चेहरे पे मारता है और फिर बोलता है कि मैंने अपने दोस्तों की जान नहीं ली, मैं कोई मास मर्डरर नहीं हूँ और अगर तुम्हें मेरे साथ लड़ाई करना है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। अब यहाँ पे बॉल सीरो के हाथ में होती है और फिर हम देखते हैं कि गैंटा लगातार इधर उधर दौड़ रहा होता है ताकि वो कुजूजी को बीच में लेकर के आ जाए और यहाँ पे कुजूजी के पास कोई रास्ता ना बचे नीचे गिरने के सिवाय। तभी सीरो नीचे गिर रही होती है और यहाँ पे कुजूजी देखता है कि उसके सामने जितने भी फ्लोर हैं वो भी अब नीचे गिरने वाले हैं। अब यहाँ पे कुजूजी डिसाइड करता है कि वो तुरंत ही सेफ्टी तक जाएगा, लेकिन यहाँ पे वो ऐसा नहीं कर पाता और नीचे गिरने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब यहाँ पे हम सीरो को देखते हैं जो गिरने से पहले बॉल गैंटा की तरफ फेंक देती है ताकि गैंटा ये मैच को जीत जाए। लेकिन यहाँ पे गैंटा देखता है कि उसे पहले जीतना है या फिर अपने दोस्त को बचाना है और गैंटा डिसाइड करता है कि वो सीरो की जान बचाएगा। अब यहाँ पे रेस तो खत्म हो जाती है, लेकिन इनमें से कोई भी विनर नहीं बनता, जिसके बाद ऑडियंस को बहुत गुस्सा आता है कि हमें कोई भी विनर देखने को नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे गैंटा ने अपना एक मौका खो दिया कैंडी खरीदने का। लेकिन यहाँ पे गैंटा को कोई अफसोस नहीं होता, क्योंकि गैंटा को इस बात की खुशी है कि उसने अपने दोस्त की जान बचा ली। अब यहाँ पे हम देखते हैं लॉयर तामाकी को, जो काफी सारे लोगों के बीच में बैठा होता है। ये सारे वो लोग हैं जो कि इस प्रिजन को फंडिंग देते रहते हैं। ये लोग बोलते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उस डॉग रेस की वजह से काफी सारे प्रिजनर्स की जान चली गई। देखा जाए तो तुमने मास मर्डर किया है काफी सारे लोगों का, वो भी पब्लिक के सामने। यहाँ पे लॉयर बोलता है कि तुम लोग मुझे कुछ नहीं बोल सकते और चुपचाप फंडिंग देते रहना, क्योंकि ये वही जगह है जहाँ पे मैंने उस मास्क वाले आदमी को बंदी बना के रखा है। अब यहाँ पे गैंटा सीरो के साथ में पेस्ट्री खा रहा होता है, लेकिन यहाँ पे गैंटा ये भी सोचता है कि आज उसकी मौत हो जाएगी, क्योंकि आज तीसरा दिन है और अब तक उसने एक भी कैंडी नहीं खाया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि बाकी सारे कैदी उसी डॉग रेस के बारे में बात कर रहे होते हैं और वो लोग बोलते हैं कि अच्छा हुआ हमने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, नहीं तो हमारी भी जान चली जाती। अब यहाँ पे हम फिर से गैंटा को देखते हैं जो कि अपने सेल के अंदर बैठा हुआ लगातार लिख रहा होता है। वो लिखने की कोशिश कर रहा होता है मिमी के फादर को कि मुझे माफ कर देना और मेरी गलती नहीं थी, मैंने आपकी बेटी की जान नहीं ली। और गैंटा ये लेटर इसलिए लिख रहा होता है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि आज उसकी जान चली जाएगी और अपने आखिरी समय में भी गैंटा सबसे माफी मांगना चाहता है। तभी वहाँ पे यो भी आ जाता है और वो गैंटा को बताता है कि हम दोनों को एक ही सेल दिया गया है। और यहाँ पे यो बोलता है कि ये लो तुम्हारी कैंडी जो मैंने तुमसे चुरा ली थी। लेकिन यहाँ पे यो कैंडी देने से पहले ये बात भी बोलता है गैंटा को कि तुम्हें वादा करना होगा कि अगली बार अगर मुझे तुम्हारी कोई भी जरूरत पड़ेगी तो तुम वैसा ही करोगे जैसा मैं चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पे यो ये भी सोचता है कि गैंटा इतना स्पेशल क्यों है, क्योंकि तामाकी लगातार यहाँ पे नजर बना के रखना चाहता है गैंटा के ऊपर और ऐसा करने के लिए उसने यो को चुना है और उसने यो को काफी सारी स्पेशल परमिशन भी दे के रखी है ताकि वो गैंटा के ऊपर लगातार नजर रखे। तभी तामाकी को एक कॉल आता है, जिसके बाद वो पैनिक करने लगता है क्योंकि उसे पता ये चलता है कि रेड मास्क वाला जो आदमी है जिसको इन लोगों ने बंदी बना के रखा था वो इनकी सिक्योरिटी को तोड़ करके यहाँ से भाग चुका है। अब यहाँ पे हम फिर से यो और गैंटा को देखते हैं जो कि आपस में बात भी करते हैं और लगातार काफी चीजें खा रहे होते हैं और हर बार खाने का जो पैसा है वो यो की तरफ से दिया जाता है। इसके बाद गैंटा लगातार शुक्रिया कर रहा होता है यो का और बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन तुम मुझे खिला रहे हो, तुम्हारा शुक्रिया। अब यहाँ पे यो को भी शक होने लगता है कि गैंटा ने क्या सही में अपने दोस्तों का खून किया होगा, क्योंकि एक ऐसा लड़का जो हर किसी की रिस्पेक्ट करता है और किसी के साथ भी फाइट नहीं करना चाहता, क्या वो लड़का सही में किसी का खून कर सकता है। अब यहाँ पे गैंटा जब आइसक्रीम खा रहा होता है तो उसको अपने दोस्तों की याद आने लगती है जब वो तीनों मिलकर के काफी सारी आइसक्रीम खाया करते थे। और यहाँ पे गैंटा बताता है कि वो एक ऐसा समय था जब मैं अपनी लाइफ खुल के जिया करता था। लेकिन तुरंत ही गैंटा की सीने में फिर से दर्द होने लगता है और उसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो रेड मैन भी वहाँ पे आ जाता है। वो आते ही अपनी पावर की मदद से एक ऐसा विंड फोर्स क्रिएट करता है कि अगर उसके चपेट में कोई आएगा तो उसके बॉडी पार्ट कट जाएंगे और यहाँ पे काफी सारे कैदियों की जान चली जाती है। लेकिन उस विंड फोर्स की वजह से यहाँ पे यो को भी चोट लग जाती है और गैंटा ये चीज देख लेता है।
फिर गेंटा डिसाइड करता है कि अब वो अपनी वजह से या फिर किसी और की वजह से अपने दोस्तों की जान नहीं जाने देगा और वो अपने दोस्तों की जान बचा के रहेगा। और इसके बाद गेंटा अपने अंदर की पावर का इस्तेमाल करता है और एक बहुत ही पावरफुल फोर्स से हमला करता है रेडमैन के ऊपर। लेकिन इससे रेडमैन को कुछ भी नहीं होता और तुरंत ही रेडमैन उधर से भागने लगता है। गेंटा भी इसका पीछा करता है, लेकिन इतनी ज्यादा पावर का इस्तेमाल करने के बाद गेंटा वहीं पे बेहोश हो जाता है। अब इन दोनों की फाइट तमाकी भी देख रहा होता है और उसको बहुत ज्यादा मजा आता है। वो बोलता है कि गेंटा को मैंने चुन के सही किया। अगर गेंटा अपनी पावर के ऊपर काबू पा लेता है और बाद में अपने फुल पोटेंशियल की मदद से वो अपनी पावर को अनलॉक कर लेता है, तो इसका मतलब ये है कि ये मेरा अब तक का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट बन सकता है। लेकिन यहाँ पे गेंटा की पावर को देखने के बाद यो डर जाता है और यो सोचने लगता है कि मुझे तमाकी के साथ अपना डील तोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि गेंटा एक मॉन्स्टर है और अगर वो गेंटा के ज्यादा करीब गया और गेंटा को कभी पता चला कि वो उसको धोखा दे रहा है, तो हो सकता है गेंटा उसकी जान ले ले। अब यहाँ पे गेंटा को जब होश आता है तो वो मेडिकल रूम के अंदर होता है और यहाँ पे सीरू भी आ चुकी होती है। गेंटा को ऐसा लगता है कि जितनी भी चीजें उसके साथ अभी हुई हैं वो सब एक सपना है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र बाकी कैदियों पे जाती है तो उसे पता चल जाता है कि ये कोई सपना नहीं है। गेंटा को इस बात का भी पता चल जाता है कि जिस रेडमैन को उसने अपने क्लासरूम के सामने देखा था वो इसी वंडरलैंड के अंदर रहता है और ऊपर से उसके पास भी वही पावर है जो कि उसने रेड मैन के पास देखी थी। अब यहाँ पे सभी कैदी आपस में बात कर रहे होते हैं कि उस रेड मैन को उन लोगों ने 1 साल पहले भी इसी वंडरलैंड के अंदर देखा था और अभी फिलहाल के लिए उसे पकड़ लिया गया है और ब्लॉक जी में रखा गया है। अब इन लोगों की बातें यहाँ पे गेंटा भी सुन लेता है और वो डिसाइड करता है ब्लॉक जी में जाने की। अब यहाँ पे मकीना को जब अपने साथियों से पता चलता है गेंटा की पावर के बारे में और कैसे सारे कैदी घायल हो गए, तब मकीना डिसाइड करती है कि वो गेंटा को तुरंत ही पकड़ लेगी, क्योंकि यहाँ पे मकीना को ऐसा लगता है कि गेंटा के पास एक बहुत ही पावरफुल वेपन है जिसकी मदद से गेंटा चाहे तो कितने लोगों की जान ले सकता है। इसलिए मकीना चाहती है कि गेंटा को गिरफ्तार कर लिया जाए और किसी और जगह रखा जाए। इसके अलावा मकीना ये भी बोलती है कि वंडरलैंड के अंदर सिक्योरिटी को और भी ज्यादा टाइट कर दिया जाए और सिक्योरिटी को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए एक ऐसे वेपन का इस्तेमाल किया जाएगा जो आज से ठीक 4 साल पहले इस्तेमाल किया गया था एक बहुत ही बड़े क्रिमिनल को रोकने के लिए। और इसके अलावा उस क्रिमिनल को रोकने के लिए टोटल 24 गार्ड्स ने अपनी जान गंवा दी। इसके बाद मकीना एक अनाउंसमेंट करती है जहां पे वो सभी कैदियों को बोलती है कि तुम्हें अपने सेल के अंदर वापस जाना होगा और गेंटा को बोलती है कि तुम तुरंत ही आकर के मुझे रिपोर्ट करोगे और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो मुझे अपनी फोर्स का इस्तेमाल करना होगा। अब यहाँ पे तमाकी लगातार यो को बोल रहा होता है कि तुम्हें गेंटा के ऊपर और भी ज्यादा कड़ी नजर रखनी होगी, लेकिन यो ऐसा करने से मना कर देता है। वो बोलता है कि मैं एक मॉन्स्टर के ऊपर नजर नहीं रखूंगा, लेकिन तुरंत ही तमाकी उसे लालच देता है पैसों का और यो फिर मान जाता है। यहाँ पे गेंटा को भी पता चल जाता है कि उसे पकड़ा जाने वाला है, इसलिए वो लगातार शीरो के साथ भाग रहा होता है ताकि वो किसी तरीके से ब्लॉक जी तक जा सके। तभी रास्ते में उसको यो मिलता है और वो यो को सारी बात बता देता है। तभी यो बोलता है कि तुम ब्लॉक जी तक जा ही नहीं सकते क्योंकि ब्लॉक जी एग्जिस्ट नहीं करता, तुम खुद देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे शिरो बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने ब्लॉक जी देखा है और मैं तुम दोनों को वहां तक लेके जा सकती हूँ। लेकिन तभी वहां पे एक रोबोट आ जाता है जो तुरंत ही गेंटा को आइडेंटिफाई कर लेता है और वो गेंटा के ऊपर हमला करने ही वाला होता है कि उतनी देर में यहाँ पे शिरो जो है एक वेंट को ओपन करती है और तीनों उसके अंदर चले जाते हैं। तीनों नीचे पहुंच तो जाते हैं, लेकिन रोबोट भी लगातार उनका पीछा कर रहा होता है और यहाँ पे रोबोट का जो प्राइमरी टारगेट है वो गेंटा है, इसलिए वो लगातार गेंटा पे ही हमला कर रहा होता है। लेकिन तुरंत ही पीछे से यो हमला करता है रोबोट के ऊपर और रोबोट का एक स्विच निकाल लेता है जिसकी वजह से रोबोट केवल कुछ ही देर के लिए बंद रहेगा। और इतनी देर में ये लोग पहुंच जाते हैं ब्लॉक जी तक, लेकिन इससे पहले ये लोग ब्लॉक जी के अंदर जाते हैं। वहां पे रोबोट फिर से अपनी पावर गेन कर लेता है और इनके पीछे पड़ जाता है। अब यहाँ पे मकीना भी हैरान थी जब उसे पता चलता है ब्लॉक जी के बारे में और वो सोचती है कि मैं इतने सालों से यहाँ पे काम कर रही हूँ लेकिन मुझे इसके बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि रोबोट लगातार गेंटा के ऊपर हमला कर रहा है और यहाँ पे गेंटा सोचता है कि मेरी वजह से यो की जान भी खतरे में पड़ गई है। लेकिन तुरंत ही शिरो एक पंच मारती है रोबोट को और वहां से दूर फेंक देती है और फिर गुस्से में बोलती है कि क्या तुम मुझे अपना दोस्त नहीं समझते। लेकिन इतनी देर में रोबोट फिर से खड़ा हो जाता है और यहाँ पे अब गेंटा डिसाइड करता है कि उसे अपनी पावर का इस्तेमाल करना होगा, तभी वो अपने दोस्तों को बचा पाएगा। लेकिन गेंटा चाहे कितनी भी कोशिश कर ले वो अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था और उसको ऐसा लग रहा था कि शायद वो अपनी पावर को समन नहीं कर पाएगा और वो अपने दोस्तों को खो देगा। लेकिन तुरंत ही वहां पे एक ऐसा आदमी आता है जो कि आते ही वहां पे रोबोट को बीच में से काट देता है और इस आदमी के पास भी सेम वैसी ही पावर है जो कि हमने गेंटा के पास देखी है और यही वो क्रिमिनल है जिसको रोकने के लिए 4 साल पहले इसी रोबोट का इस्तेमाल किया गया था। अब यहाँ पे गेंटा को ऐसा लगता है कि यही वो आदमी है जिसने कि मेरे सभी दोस्तों की जान ले ली थी, इसलिए गेंटा तुरंत ही उससे फाइट करने के लिए चला जाता है। फिर उसके बाद ये क्रिमिनल अपने हाथों में कट लगाता है और अपने ब्लड का इस्तेमाल करता है यहाँ पे गेंटा से लड़ने के लिए और वो गेंटा की बॉडी पे काफी सारे कट लगा देता है।
गैंटा भी ये चीज देख के हैरान था कि ये आदमी अपने ब्लड का इस्तेमाल कर रहा है वेपन्स को बनाने के लिए। वहीं पे दूसरी तरफ तमाकी को भी पता चल जाता है इन दोनों की फाइट के बारे में और वो वहाँ पे सिक्योरिटी को भेजने लगता है। यहाँ पे क्रिमिनल गैंटा को बोलता है कि हम दोनों की फाइट कल होने वाली है, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुम मुझसे अभी फाइट करो तो मैं तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए तैयार हूँ। तभी गैंटा एक आयरन रॉड की मदद से लगातार हमला करने की कोशिश कर रहा होता है इस क्रिमिनल के ऊपर, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता। बाद में वो क्रिमिनल उसके आयरन रॉड के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है और बोलता है कि तुम बहुत ही वीक हो, और इतना बोल करके ये क्रिमिनल यहाँ से जाने लगता है। लेकिन फिर यहाँ पे गैंटा को इस बात का एहसास होता है कि अगर उसे भी अपनी पावर का इस्तेमाल करना है तो उसे अपने खून का इस्तेमाल करना होगा। अब यहाँ पे गैंटा धीरे धीरे समझ रहा होता है कि उसे अपनी पावर का कैसे इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद वो अपने हाथ पे कट लगाता है और अपने खून की मदद से एक गोली बनाता है और उस गोली से हमला कर देता है उस क्रिमिनल के ऊपर। ये क्रिमिनल अपने वेपन से उसकी गोली को रोक तो लेता है, लेकिन उसकी गोली बहुत ज्यादा पावरफुल थी। इतनी पावरफुल तो थी कि उसके वेपन को तोड़ देती है और सीधा क्रिमिनल के सीने में लगता है। यहाँ पे क्रिमिनल को ज्यादा कुछ तो होता नहीं, लेकिन वो क्रिमिनल बोलता है कि मुझे तुमसे फाइट करने में मजा आने वाला है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि तुम अपनी पावर को धीरे धीरे अब जान रहे हो। और इतना बोलने के बाद ये क्रिमिनल जोरों से हंसने लगता है। तब यहाँ पे गैंटा समझ जाता है कि ये वो आदमी नहीं है जिसको वो ढूंढ रहा था, क्योंकि जिस आदमी ने गैंटा के क्लास में हमला किया था और ये आदमी जो अभी हंस रहा है, उन दोनों की हंसी में बहुत ज्यादा फर्क है। फिर गैंटा इस क्रिमिनल से पूछता है कि मुझे इस पावर के बारे में और भी ज्यादा बातें जाननी है, लेकिन यहाँ पे एक क्रिमिनल बताता है कि मेरा नाम सेंजी है और तुम्हारे अलावा ऐसी पावर कईयों के पास है, और ऊपर से इस पूरे एरिया को बनाया ही इसीलिए गया है ताकि हम जैसे लोगों को यहाँ पे कैद करके रखा जा सके। और अगर तुम समझदार हो तो तुम्हें पता चल गया होगा कि तुम्हें यहाँ पे क्यों लाया गया है। और इतना बोलने के बाद सेंजी फिर से गैंटा के ऊपर हमला करने चला जाता है, लेकिन वो जैसे ऐसा करने वाला था तुरंत ही बीच में सिरो आ जाती है और वो सेंजी को ऐसा करने से रोक देती है। लेकिन यहाँ पे सेंजी शर्माने लगता है जब उसे पता चलता है कि सिरो एक लड़की है, और क्योंकि सिरो उसके ऊपर चढ़ गई थी तो यहाँ पे सेंजी दूर हो जाता है। इसके बाद सेंजी बोलता है कि तुम्हें कुछ कपड़े पहन लेने चाहिए, क्योंकि तुम्हारा जो इतना टाइट आउटफिट है उसकी वजह से तुम्हारे बहुत चीजें दिख रही हैं। लेकिन तुरंत ही ट्रैंकुलाइजर का इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ पे सेंजी और गैंटा दोनों को ही बेहोश कर दिया जाता है। और यहाँ पे जब सिरो देखती है कि उन दोनों को बेहोश कर दिया गया है तो वो लगातार हमला करने की कोशिश कर रही होती है बाकी गार्ड्स के ऊपर, लेकिन यहाँ पे सिरो को और यो को भी गार्ड्स के द्वारा पकड़ लिया जाता है। तब तमाकी अपने गार्ड्स को बोलता है कि यो को वापस जाने दो, लेकिन यहाँ पे एक गार्ड पूछता है कि सिरो के ऊपर कोई भी नंबर क्यों नहीं है, लेकिन तमाकी इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता है और इस बात को टाल देता है। तभी मकीना भी अपने आदमियों को उस तरफ पे भेजती है जहाँ पे गैंटा और सेंजी की फाइट हुई थी, लेकिन यहाँ पे मकीना को पता चलता है कि ना तो वहाँ पे कोई रोबोट है और ना ही यहाँ पे फाइट के कोई भी सबूत है, जिसके बाद मकीना समझ जाती है कि जरूर तमाकी ने सारे सबूत मिटा दिए हैं। लेकिन यहाँ पे मकीना ये सोच रही होती है कि तमाकी ने ऐसा क्यों किया। अब यो और सिरो को जब दूसरे सेल में लेके जाया जा रहा होता है तब यहाँ पे गार्ड पूछता है कि ब्लॉक जी को छुपा करके क्यों रखा गया था। तब यहाँ पे गार्ड बताते हैं कि ब्लॉक जी के अंदर हम ऐसे प्रिजनर्स को रखते हैं जिनके अंदर ब्लड कंट्रोल करने की पावर है, और हमें नहीं पता कि उनकी पावर कितनी ज्यादा है और वो क्या कर सकते हैं, और किसी को उनसे खतरा ना हो इसलिए हमने उन्हें छुपा के रखा था। इसके बाद दोनों को ही एक जगह पे भेज दिया जाता है और बोला जाता है कि अपने अपने सेल में वापस चले जाओ। लेकिन यहाँ पे सिरो डिसाइड करती है कि वो गैंटा को खुद ही ढूंढ लेगी, लेकिन ये जो गार्ड्स होते हैं ये यो के सारे पैसे अपने पास रख लेते हैं और बोलते हैं कि जो डैमेज तुम लोगों ने किया है उसकी इससे भरपाई हो जाएगी। अब यहाँ पे गैंटा की जब आँख खुलती है तो वो अपने आप को एक टेबल पे पाता है, एक एक्सपेरिमेंट टेबल के ऊपर। तभी उसका लॉयर यानी कि तमाकी वहाँ पे आता है और उसको सारी सच्चाई बताता है। वो बोलता है कि मुझे पता है कि तुमने अपने दोस्तों का खून नहीं किया था और मैंने ही तुम्हें इस केस के अंदर फंसा दिया था ताकि तुम इस प्रिजन के अंदर आ सको। मैंने ऐसा इसीलिए किया था ताकि मैं तुम्हारी पावर का इस्तेमाल कर सकूं। गैंटा को बहुत गुस्सा भी आता है, लेकिन वो तमाकी के सामने कुछ कर नहीं सकता क्योंकि तमाकी उसे बिजली के झटके देता है, जिसकी वजह से गैंटा कमजोर पड़ जाता है। और फिर तमाकी बताता है कि कल तुम्हें सेंजी के साथ फाइट करना होगा, और ब्लॉक जी के अंदर हम यही करते हैं। हम लोग स्पेशल पावर के लोगों को एक दूसरे के साथ फाइट करवाते हैं और यहाँ पे काफी सारे एक्सपेरिमेंट भी किए जाते हैं। अगर तुम अपना मैच जीत जाते हो तो तुम्हें डॉग रेस से भी ज्यादा पैसे दिए जाएंगे। इसके अलावा मैं खुद तुम्हें काफी सारे एंटीट्यूड भी दूंगा, लेकिन अगर तुम काफी सारे मैच को लगातार जीतते गए तो मैं तुम्हें उस आदमी से मिलाऊंगा जिसकी तुम्हें तलाश है, यानी कि उस रेड मैन की जिसने तुम्हारे सभी दोस्तों की जान ली थी। वो रेड मैन हमारा सबसे पावरफुल क्रिमिनल है। इसके अलावा उसी ने उस पावर को सबसे पहले पोजेस किया था जो आज तुम्हारे पास है। सारी बातें सुन लेने के बाद गैंटा बोलता है कि मैं उस आदमी को और तुम्हारी जान ले लूंगा, लेकिन यहाँ पे तमाकी बोलता है कि तुम्हें कल के मैच की तैयारी करनी चाहिए। इसके बाद गैंटा को एक वीडियो दिखाया जाता है जहाँ पे वीडियो में बताया जाता है कि एक अजीब टाइप का पैरासाइट था जिसकी वजह से लोग इन्फेक्ट हो रहे थे और लोगों के अंदर ये ब्लड टाइप का पावर आ जाता था, और हम चाहते थे कि जिन लोगों के पास ये पावर है वो लोग इस पावर को अपने लिमिट तक लेकर के जाएं। इसीलिए इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करवाया गया, वो भी वंडरलैंड के अंडरग्राउंड एरिया में। लेकिन इस वीडियो के अंदर काफी सारे लोगों का खून हो रहा था और लगातार खून देखते हुए यहाँ पे गैंटा रो रहा था, लेकिन गैंटा अपनी आंख बंद नहीं कर सकता और उसको लगातार ये वीडियो देखना ही होगा। और आखिरी में तमाकी यहाँ पे गैंटा को वार्निंग देता है कि अगर तुम जीते तो तुम्हें खूब सारा पैसा दिया जाएगा, लेकिन याद रखना अगर तुम हार गए तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। लेकिन तुम चिंता मत करना, तुम्हारी मौत के बाद भी तुम्हारी बॉडी हमारे बहुत काम आने वाली है। अब यहाँ पे मकीना डायरेक्टर के पास जा रही होती है। डायरेक्टर वो आदमी है जो कि पूरे वंडरलैंड को कंट्रोल करता है, लेकिन गेट पे ही उसको रोक दिया जाता है
और उसको बताया जाता है कि डायरेक्टर अभी नहीं है और अगर तुमने जबरदस्ती उनके ऑफिस में घुसने की कोशिश की तो हमें तुम्हारी जान लेनी होगी। और फिर मकीना वहां से चली जाती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि गेंटा और सेंजी की फाइट होने वाली है, लेकिन हर किसी को ऐसा लगता है कि ये फाइट अनफेयर है क्योंकि यहाँ पे गेंटा को अपनी पावर का इस्तेमाल करना नहीं आता और वहीं पे सेंजी इसमें माहिर है। इसके बाद सेंजी अपने वेपन का इस्तेमाल करता है लड़ने के लिए, तो वहीं पे गेंटा तुरंत ही अपने हाथ में से खून निकालता है और एक पेड़ पे चढ़ जाता है। इसके बाद वो अपने खून की मदद से काफी सारे बुलेट्स को बनाता है और लगातार सेंजी के ऊपर हमला करता है, लेकिन सेंजी दोनों ही बुलेट्स को बीच में से काट देता है और बच जाता है। अब यहाँ पे गेंटा के पास कोई और चॉइस नहीं होता, लेकिन उसको बहुत ही बड़ा बुलेट इस्तेमाल करना पड़ेगा सेंजी के खिलाफ, लेकिन सेंजी उसको भी रोक देता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि गेंटा की तबीयत खराब होने लगती है क्योंकि बुलेट बनाने के लिए उसने काफी सारे ब्लेड का इस्तेमाल कर लिया है। अब यहाँ पे गेंटा को लगातार चक्कर आ रहे होते हैं। तुरंत ही सेंजी अपने ब्लेड का इस्तेमाल करता है और पेड़ को काट देता है। वैसा इसलिए कर पाता है क्योंकि उसने अपने ब्लेड को और भी ज्यादा बड़ा कर दिया था और पेड़ के कट जाने की वजह से गेंटा अब इधर उधर भाग नहीं सकता और कहीं पे छुप भी नहीं सकता। अब यहाँ पे सेंजी फिर लगातार गेंटा के ऊपर हमला करने लगता है। वहीं पे दूसरी तरफ नर्स बोलती है कि अगर हमें गेंटा की पावर के बारे में पता करना है कि उसको ये पावर कैसे मिली तो हमें उसकी बॉडी को डाइसेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे तमाके बोलता है कि ठीक है, तुम ऐसा कर सकते हो। अब यहाँ पे गेंटा बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और जब वो घायल होता है तब उसे बचपन की कुछ बातें याद आ रही होती हैं और उन्हीं बचपन की यादों में वो सीरो को देखता है जहाँ पे लगातार वो सीरो से हर बार हार जाया करता था। अब यहाँ पे सेंजी डिसाइड करता है कि वो गेंटा की जान नहीं लेगा, लेकिन गेंटा उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो बोलता है कि मैं फाइट करूंगा और आखिरी दम तक करूंगा। अब यहाँ पे सेंजी भी तैयार हो जाता है फाइट के लिए, लेकिन सेंजी को पता होता है कि गेंटा ऑलरेडी अपनी पावर के लिमिट पे है, यानी कि वो अपनी पावर का ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाएगा और वो थक जाएगा। लेकिन यहाँ पे गेंटा अपने बुलेट की मदद से तुरंत ही एक सामान के ऊपर हमला करता है जो ऊपर लटक रहा था। अब वो सामान जब नीचे गिर रहा होता है तो सेंजी का ध्यान उस तरफ चला जाता है और सेंजी फिर उसको बीच में से काट देता है। लेकिन यहाँ पे गेंटा को एक मौका मिल जाता है सेंजी के करीब जाने का और वो उसके करीब जाते ही उसके पुराने वाले घाव पे हमला करता है और उसके सीने पे हमला करके उसे अपने से दूर फेंक देता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं यो और सीरो को। यहाँ पे यो एक आदमी से बोल रहा होता है कि मुझे इन्फॉर्मेशन ला करके दो कि हम ब्लॉक जी तक कैसे जा सकते हैं, कोई और रास्ता। और वो आदमी बोलता है कि ठीक है, मेरे पास एक रास्ता तो है, लेकिन उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। फिर यहाँ पे यो उसको खूब सारा पैसा दे के उस रास्ते का पता लगा लेता है। लेकिन जब वो लोग रास्ते पे जा रहे होते हैं तब यहाँ पे यो बोलता है सीरो को कि तुम्हें शांत रहना होगा और सबसे पहले हमें एक प्लान बनाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे काफी सारे गार्ड्स हैं। अब हमें दूसरी तरफ ये बात पता चलती है कि गेंटा जो है वो फाइट जीत चुका है और सेंजी ने अपनी हार मान ली। अब इसके बाद जब सेंजी अपनी हार मान लेता है तो वो बोलता है कि हम दोनों अच्छे दोस्त बन सकते हैं और इतना बोलने के बाद वो वहां से चला जाता है। सेंजी ने यहाँ पे इसलिए हार मान ली थी क्योंकि चोट लगने की वजह से उसका काफी सारा ब्लड लॉस हो जाता है और उसको पता था कि वो अपने वेपन का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने अपनी हार मान ली। लेकिन तुरंत ही गेंटा देखता है कि टीवी स्क्रीन के ऊपर सेंजी को बंदी बना के रखा गया है और क्योंकि सेंजी ने हार मान ली है तो उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। और जैसे ही गेंटा बोलता है रुकने के लिए तभी मशीन के ऊपर दिखता है आंख और इसका मतलब ये है कि अब सेंजी की एक आंख निकाली जाएगी। और यहाँ पे गेंटा देखता है कि उसके आंखों के सामने सेंजी का एक आंख निकाल लिया जाता है। अब यहाँ पे सीरो जो है वो कमांड टावर के अंदर चली जाती है और वहाँ के सभी गार्ड्स को हरा देती है, लेकिन उसके बाद उसको पता चलता है कि यो ने उसको धोखा दिया क्योंकि यहाँ पे यो उसको चारा बनाना चाहता था ताकि सभी गार्ड जो है वो सीरो की तरफ चले जाएं और वो अकेला ही ब्लॉक जी तक पहुंच जाए। लेकिन जैसे ही वो ब्लॉक जी की तरफ जाने वाला था वो देखता है कि कमांड टावर पे एक ब्लास्ट होता है और वहां पे जितने भी गार्ड्स थे उनकी बॉडी के टुकड़े इधर उधर गिरने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे यो तब देखता है शीरो को और उसको पता चलता है कि शीरो के पास भी ऐसी पावर है जिसकी मदद से वो किसी की भी जान ले सकती है तुरंत ही। और यो इसको देख के डर जाता है क्योंकि शीरो उसकी तरफ स्माइल कर रही थी, लेकिन तुरंत ही शीरो बेहोश हो जाती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि डायरेक्टर की गेट के बाहर जो गार्ड्स खड़े रहते हैं वो आते हैं और शीरो को वहां से ले जाते हैं। उनका ध्यान यो की तरफ भी जाता है, लेकिन वो लोग यो को इग्नोर कर देते हैं। इसके बाद यो डिसाइड करता है कि वो अगली बार गेंटा और यहाँ पे शीरो के बीच में नहीं आएगा क्योंकि अगर वो उन दोनों के बीच में आया तो हो सकता है वो दोनों इसकी जान ले लें। अब यहाँ पे गेंटा अपने दोनों दोस्तों के बारे में सोच ही रहा होता है कि तुरंत ही उसे एक आवाज आती है जहाँ पे एक आदमी एक लड़की के हाथ में से फ्लावर छीनने वाला है। लेकिन वहाँ पे गेंटा आता है और उस आदमी को अपना खाना दे देता है। ये आदमी गेंटा का खाना तो खा जाता है, लेकिन उसके अलावा वो उसका प्लेट भी खा जाता है। लेकिन इस आदमी की भूख तब भी नहीं मिटती। वो बोलता है कि मुझे वो फ्लावर पॉट भी चाहिए। फिर ये दोनों कैसे भी करके उस लड़की के सेल में जाकर के छुप जाते हैं और यहाँ पे लड़की बोलती है कि मेरा नाम मीना है। फिर इसके बाद मीना बताती है कि मैंने तुम्हारी फाइट भी देखी थी, मुझे वो फाइट बहुत ही अच्छी लगी। और इतना बोलने के बाद वो गेंटा के बहुत ही करीब चली जाती है। लेकिन यहाँ पे गेंटा को कुछ अजीब सी फीलिंग होने लगती है, तो वो यहाँ पे बोलता है कि तुम्हारा फ्लावर पॉट बहुत ही अच्छा है। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि टॉपिक चेंज हो जाए। इसके बाद यहाँ पे मीना अपनी इंजरीज को दिखा रही होती है और बोलती है कि मेरे फादर मुझे लगातार पीटा करते थे और एक दिन जब वो मुझे पीट रहे थे तब मेरी पावर अचानक से एक्टिवेट हो गई, जिसकी वजह से मैंने अपने ही फादर की जान ले ली और उसके बाद मेरे को दोषी करार दे दिया गया, जिसके बाद मैं इस प्रिजन के अंदर आ गई। लेकिन मेरे भाई को अभी भी ऐसा लगता है कि मैं इनोसेंट हूँ और वो कोशिश कर रहा है मुझे इस जेल से बाहर निकालने की। मीना यहाँ पे ये भी बताती है कि मुझे ये फाइटिंग नहीं करनी और जब वो बोल रही होती है तभी अचानक से उसका कपड़ा गिरने वाला था और फिर दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट देखने लगते हैं क्योंकि दोनों को शर्माने लगती है। फिर इसके बाद गेंटा बोलता है कि क्यों ना हम यहाँ से भाग चलें
और ऊपर से मैं तुम्हें फोर्स भी नहीं करूंगा ताकि तुम अपनी पावर का इस्तेमाल करो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें अपनी पावर का इस्तेमाल करना अच्छा नहीं लगता। ये दोनों यहाँ से भाग ही रहे होते हैं कि तुरंत ही कुछ पाइप्स आकर के गिरने वाले होते हैं इन दोनों के ऊपर। लेकिन यहाँ पे गेंटा मीना की तो जान बचा लेता है, लेकिन खुद इसमें घायल हो जाता है। तभी वहाँ पे काफ़ी सारे गार्ड्स आ जाते हैं और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि इन दोनों को अलग अलग सेल में रख दिया जाए। इसके अलावा गार्ड्स ये भी बता देते हैं दोनों को कि अगली फाइट अब तुम दोनों के बीच में होने वाली है। अब यहाँ पे तमाकी जो है डायरेक्टर के पास जाता है और बोलता है कि हमें इन फाइट्स को रोक देना चाहिए क्योंकि इनका कोई मतलब नहीं है। तो डायरेक्टर बोलता है कि मुझे पता है कि तुम ऐसा बोल तो रहे हो, लेकिन तुम भी इन फाइट्स को देखना चाहते हो। अब वो दिन आ जाता है जब इन दोनों को आपस में फाइट करना होगा। यहाँ पे गेंटा बोलता है कि हमें आपस में लड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मीना तुरंत ही अपने कान में से खून निकालती है और यहाँ पे गेंटा के पाँव पे हमला करती है ताकि गेंटा इधर उधर भाग ना पाए। और यहाँ पे फिर मीना बताती है कि मैं एक साइको हूँ, मुझे लोगों का खून करना बहुत अच्छा लगता है और मैंने तुमसे जितनी भी बातें कल बोली थी वो सब झूठ थी। अब इतनी बातें सुन लेने के बाद गेंटा को गुस्सा आ जाता है और वो भी हमला करने लगता है मीना के ऊपर। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे यो भी आ जाता है, क्योंकि यो ने एक गार्ड के ऊपर हमला किया था और उस गार्ड के कपड़े पहन करके वो यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे फिर यो रिवील करता है कि मीना मेरी सिस्टर है और मैं लगातार पैसे इकट्ठा कर रहा था ताकि मैं उसकी फ्रीडम को खरीद सकूं। तभी वहाँ पे 2 और गार्ड आ जाते हैं और वो यो को अपने साथ ले जाने लगते हैं, लेकिन तमाकी बोलता है कि यो को भी उस केज के अंदर डाल दो। यहाँ पे मीना समझ जाती है कि उसका भाई उसके लिए जेल के अंदर आया है, लेकिन इतना सुन लेने के बावजूद भी और ये सब देखने के बावजूद भी मीना का जो ट्रू कलर था वो नहीं बदला। उसको अभी भी इन चीज़ों में बहुत मजा आ रहा था। अब यहाँ पे यो को ऐसा ही लगता है कि उसकी बहन बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है, लेकिन यहाँ पे गेंटा उसको सारी सच्चाई बताने वाला था कि तुम्हारी बहन कैसी है, लेकिन वो ऐसा कर पाता। मीना तुरंत ही उसके ऊपर पाँव पे हमला करती है और उसके बाद उसे बोलती है चुप रहने के लिए। मीना इसे दिखाती है कि वो इनोसेंट है। इसके बाद यहाँ पे कांटा जब हमला करने वाला था मीना के ऊपर, तुरंत ही यो बीच में आ जाता है और बोलता है कि मेरी बहन के ऊपर तुम हमला नहीं करोगे। लेकिन वहीं पे मीना बोलती है कि मैं सबसे पहले तो यो के ऊपर हमला करूंगी, यानी खुद के भाई पे, और बाद में मैं गेंटा के ऊपर हमला करूंगी ताकि मैं दोनों को हरा सकूं। और फिर यहाँ पे यो बताता है कि मुझे पता है कि मेरी बहन एक डेंजरस साइको है, कि मेरी बहन के पास किस तरीके की पावर है। तो होता यूं है कि उस दिन मेरे फादर मेरी बहन का रेप करने वाले थे और मैं अपनी फादर की जान लेने वाला था, लेकिन तुरंत ही मीना ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया और हमारे फादर की जान चली गई। इसके बाद यो मीना को बोलता है कि मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा झूठ बोलती हो, लेकिन अब तुम्हें झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम जैसी भी हो मेरी बहन हो और मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन लगातार करता रहूंगा। लेकिन मीना को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी ही पावर का इस्तेमाल करती है अपने भाई को टॉर्चर करने के लिए और फिर लगातार उसे पीटने लगती है। और यहाँ पे गेंटा जब अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा होता है यो की जान बचाने के लिए, तब यहाँ पे मीना यो को सामने ले आती है एक शील्ड की तरह, ताकि गेंटा उसके ऊपर हमला ना कर पाए। और फिर यहाँ पे मीना बताती है कि मुझे मेरी फैमिली से कभी प्यार था ही नहीं और ना ही मेरे भाई से, मैंने बस सबका इस्तेमाल किया ताकि मैं अपना फायदा निकाल सकूं। यहाँ पे मीना ये भी बताती है कि मुझे मेरी माँ से भी नफरत है, क्योंकि अर्थक्वेक के दौरान जब मैं एक टेबल के अंदर फंस गई थी तब मेरी माँ ने मुझे नहीं बचाया, बल्कि एक फ्लावर पॉट को लेकर के वहां से निकल गई थी। अब यहाँ पे मीना जब ये सारी बात बता रही होती है, तुरंत ही गेंटा उसके हाथ पे हमला करके यो की जान बचा लेता है। लेकिन यहाँ पे मीना तुरंत ही गेंटा का हाथ बांध देती है, लेकिन उसके बाद गेंटा अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि मीना के डायरेक्ट पास आकर के फिस्ट से हमला करता है, जिसके बाद मीना हार जाती है। लेकिन यहाँ पे जो ऑडियंस जो इनका फाइट देख रही होती है उन्हें मजा नहीं आता। वो बोलती है कि गेंटा बहुत ही ज्यादा वीक है और उसने अपने ब्लड का इस्तेमाल नहीं किया इस फाइट को जीतने के लिए। तब यहाँ पे गेंटा मिडिल फिंगर दिखाते हुए बोलता है कि मेरी मर्जी, मैं अपने पावर का कैसे भी इस्तेमाल करूं, मुझे जीतने से मतलब है। यहाँ पे सेंजी भी देख रहा होता है गेंटा को और उसको भी ये देख करके बहुत मजा आ रहा होता है। यहाँ पे जो डायरेक्टर होते हैं उन्हें भी बहुत मजा आता है गेंटा की फाइट को देखने के बाद। वो फिर शीरो को उठाते हैं और बोलते हैं कि अब वक्त आ गया है कि तुम्हें मेरे ड्रीम को रियलिटी में बदलना होगा। और यहाँ पे डायरेक्टर शीरो को बोलते हैं कुछ खाने के लिए, लेकिन शीरो ऐसा नहीं करती और शीरो को ऐसा देख के लग रहा है कि वो पहले वाली शीरो नहीं रही, वो बिल्कुल ही बदल गई है। और इसके बाद फिर डायरेक्टर अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगता है ताकि वो शीरो पे लगातार हमला करने लगे। अब हम देखते हैं यहाँ पे गेंटा को, जो देखने आया होता है कि मीना कैसी है, लेकिन तुरंत ही पूरा एरिया हिलने लगता है। और यहाँ पे जब मीना की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसके ऊपर काफी सारे कैबिनेट गिरने वाले हैं। तब मीना को एक फ्लैशबैक आता है जहाँ पे उसकी माँ जब उसे छोड़ के जा रही थी तब उसका भाई वहाँ पे आया था उसकी जान बचाने के लिए, और इस बार भी उसके भाई ने ही उसकी जान बचा ली। लेकिन मीना की जान बचाने के चक्कर में यहाँ पे यो जो है वो इंजर्ड हो जाता है, लेकिन तब भी मीना के ऊपर वो गुस्सा नहीं होता। लेकिन यहाँ पे मीना को ऐसा लगता है कि ये उससे झूठ बोल रहा है। तभी यो बोलता है कि अगर फिर से हमारे ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जाती है कि किसने हमारे फादर की जान ली थी तो मैं अपने ऊपर सारा ब्लेम ले लूंगा। लेकिन मीना ऐसा करने से मना करती है। वो बोलती है कि मैंने ही अपने फादर की जान ली थी और ये बात सच है। यहाँ पे गेंटा को भी लगातार शीरो की याद आने लगती है और वो देखता है कि उसकी पुरानी मेमोरीज में वो लगातार शीरो को ही देख रहा है। उसको ऐसा लगने लगता है कि कहीं ना कहीं वो शीरो के साथ बचपन में खेल चुका है और उससे पहले भी मिला है। लेकिन हम यहाँ पे देखते
देखते हैं शीरो को जिसने डायरेक्टर को हरा दिया। हमें एक और बात पता चलती है कि शीरो वही रेड मैन है जिसने की गेंटा के स्कूल के ऊपर हमला किया था और वहाँ के सभी बच्चों की जान ले ली थी। अब इसके बाद गेंटा जब इधर उधर घूमने लगता है तो वो देखता है सेंजी को और वो सेंजी से माफी मांगता है, बोलता है कि तुम्हारी आंख के लिए मुझे माफ कर देना। लेकिन सेंजी बोलता है कि तुम माफी क्यों मांग रहे हो, ये सब चीजें तो मेरे साथ होती रहती हैं, इन बातों को भूल जाओ। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम्हारे जितने भी हमले हैं उनके अंदर काफी सारा गैप है और उन्हें ठीक करने की जरूरत है। इसके बाद गेंटा यो के पास जाता है और पूछता है कि शीरो कहाँ पे है, तो यो बताता है कि मुझे नहीं पता, वो मुझसे अलग हो गई थी। तब यहाँ पे गेंटा बताता है कि मुझे याद आया कि मैं शीरो के साथ पहले भी खेल चुका हूँ और जिस जगह पे मेरी माँ काम किया करती थी वो एक रिसर्च फैसिलिटी थी और वहीं पे शीरो रहा करती थी और मुझे याद है कि मैं हर बार शीरो से मिलने जाया करता था। लेकिन एक दिन शीरो को इंजेक्शन लगा था जिसकी वजह से उसका मूड खराब था और जब मैं उससे बात करने की कोशिश कर रहा था तो उसने मुझे अपने रूम से बाहर निकाल दिया और जब मैं वहां से बाहर जा ही रहा था तभी एक डॉग ने मेरे पे अटैक कर दिया था और जब मैंने मदद के लिए किसी को बुलाया तब वहां पे शीरो आती है और उस डॉग को मार देती है और उसके बाद से हम दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ये बातें सुन लेने के बाद यो का मन कर रहा था कि वो सच्चाई बता दे गेंटा को, वो बता दे कि शीरो जिस तरीके से वो इमेजिन कर रहा है वैसी अब नहीं रही। लेकिन यो को ऐसा लगता है कि अगर वो गेंटा को सारी सच्चाई बता देगा और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।